अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया न्याजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नया साल मुबारक हो आपको। दुनिया भर में जश्न मनाया जा रहा है, लोग खुश हैं, नई रेजोल्यूशंस लेकर आ रहे हैं और काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि शायद आने वाला ये जो साल है उनके लिए खुशी का बाइस हो। चलें, आप कह रहे हो तो ठीक है, शुक्रिया आपका। और मेरी तरफ से भी ऐसा समझो, लेकिन मुझे दो तीन चीज़ें ना कभी समझ नहीं आई। हैप्पी बर्थडे, ये कैसा अजीब सा, मतलब एबनॉर्मल सा, पागलों वाला लगता है। ये ऐसे ही है जैसे मैं सफ़र पे, ज़िंदगी सफ़र ही है ना, एक सफ़र पे जा रहा हूँ, मेरा ज़ादेरा ख़त्म हो रहा है। यू अंडरस्टैंड, मेरा जो सफ़र का सामान है वो ख़त्म हो रहा है और मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैं 60 साल का हो गया हूँ, हैप्पी बर्थडे हो, पता नहीं अगर मेरी टोटल उम्र से 62 है तो भाई 60 गए, तुम इसको सेलिब्रेट करने बैठे। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर जब से होश संभाला है मैं सुनता आ रहा हूँ। इसके नतीजे में कभी किसी न्यू ईयर को मैंने हैप्पी होते देखा नहीं। बनी नो इंसान के वही दुख हैं। आप कौमी सतह पे देखो, ज़ाती सतह पे देखो, मोहल्ले की सतह पे देखो, शहर की सतह पे देखो, हैप्पी न्यू ईयर बस ठीक है। अगर मिलजुल के आप हल्ला गुल्ला करते हो, इंसान फन लविंग है उसको, तो वो ठीक है। अदरवाइज कहते हैं ना सैड ओल्ड ईयर, उसकी सैडनेस ख़त्म हो जाती है उससे। पिछला साल बड़ा उदास था, बड़े खूबसूरत लोग ले गया और बड़े जवान शहीद हुए, ये हुआ वो हुआ, तो क्या उससे पहले हमने कहा था ना हैप्पी न्यू ईयर, वो तो कोई इतना हैप्पी नहीं गुजरा। पूरी दुनिया के जो हालात हैं वो आप देख लो। तो ये जिससे तकदीरें बदल सकती हैं वो नए रवैये हैं, न्यू बिहेवियर्स, न्यू एटीट्यूड्स। वो तो शायद आपको खुशी या आपके हालात बेहतर कर सकें, आपको खुशियां दे सकें। एक दूसरे को कहने से, फुलझड़ियाँ छोड़ने से दोबारा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अच्छा सिर्फ एक पॉइंट मुझे यहाँ पे याद आ गया कि कई लोग ये क्रिटिसिज्म करते हैं हम पे कि हम प्रॉब्लम्स तो हाईलाइट कर देते हैं, सॉल्यूशंस की बात नहीं करते। अच्छा, पहली बात ये है कि हम क्या करते हैं, खबरें हम नहीं देते, ये रिपोर्टर्स का काम है। आदादो शुमार नॉर्मली हम नहीं देते, ये क्लर्कों का काम है, क्लरिकल। पेशगोइयाँ हम नहीं करते, ये नजूमियों का काम है। अच्छा, ये सारे काम बहुत आम हैं। मेरी ज़ाती तौर पे कोशिश ये होती है कि अपने व्यूअर्स के या लिसनर्स के या रीडर्स के इवन सामने थर्ड डायमेंशन, तस्वीर का तीसरा रुख रखा जाए। ये कोई अक्ल कुल वाली बात नहीं। ऐसा क्यों किया जाए? ताकि उनको खुद सोचने पे उकसाया जाए, उनको स्टिमुलेट किया जाए, उनको इंस्पायर किया जाए, उनके ज़ाती इमेजिनेशन को ट्रिगर किया जाए, उसको मुतहर्रिक किया जाए, वो खुद सोचें। मतलब थर्ड डायमेंशन वो ये नहीं है कि वो सही है या दुरुस्त है, इस बहस में तो मैं तो कभी ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं। अच्छा, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है भी, हम सोल्यूशन नहीं बताते। पहली बात ये है कि हमारे पास इतनी अकल नहीं है, इतना विजदान नहीं है, ऐसा विजन नहीं है कि हम अच्छा, हमारा रोल है महदूद। हमारी औकात, जितनी औकात है उतना ही है ना। हाँ, मुझे को 20 केजी 30 केजी शायद मन सवा मन में बोझ उठा लूँ, इससे आगे तो मैं या मेरा मन का टूटेगा या मेरी स्पाइन टूटेगी। अपनी औकात के मुताबिक। अच्छा, औकात कैसे? मसलन आप MRI मशीन में लेटते हो ना, वो तो उसका एक रोल है, वो आपको बता देगी कहाँ कहाँ गड़बड़ है। एक्सरे मशीन है, वो आपको बता देगी कि किधर से आपकी हड्डी चटकी हुई है या टूटी हुई है। कैमरा है ना, उसका एक रोल है। उसने बता दिया कि कराची कूड़े का ढेर है। ठीक है, लाहौर में अगर ये मेट्रो है तो पूरा जो असली लाहौर है वो गलाजत का गढ़ है। अब को कैमरे को तुम सफाई भी करो। ओ भाई, मेरी औकात नहीं, मेरा रोल महदूद है। MRI मशीन के तौर पे मैंने आपको बता दिया यूं है। अच्छा, ब्लड टेस्ट के लिए अब उस मशीन ने या उस वो ऑपरेटर या जो भी उसको कहते हैं टेक्निकली, वो जो लैब का होता है, भाई उसने आपको बता दिया कि आपके ब्लड को हमने किया है, एग्जामिन किया, ये कुछ। अब आप उसका गिरेबान पकड़ लो कि इसका इलाज भी करो। नहीं भाई, ये कोई किसी और का काम है।
सो हमारा काम सॉल्यूशंस, अल्लाह इतनी अकल दे। हाँ। या मैं ट्रांजिट में हूँ, मेरा इमिग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, कल मैं और कहीं जाके बैठ जाऊँ, फिर शायद मैं 2-4 सॉल्यूशंस भी दूँ। ठीक है, चलिए अभी मुझे यहाँ छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मुल्क की सियासत पे बात करेंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, नून लीग का मुसलसल दावा है कि 2018 का इलेक्शन भी वही जीतेंगे, जबकि पनामा लीग्स की तलवार अभी तक उनके सर पे लटकी हुई है। क्या रीजन है? देखो बात सुनो, ये है वारदात। ये मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, ये वारदात कर रहे हैं, और ये वारदात है नफ्सियाती तैयारी। ये जीत चुके हैं। 2018 का इलेक्शन नून लीग जीत चुकी है उनकी नजर में, और उनकी नजर में नहीं, मेरी नजर में। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? इन्हें इल्हाम आया है, ठीक है, ये लोगों को पक्का कर रहे हैं नफ्सियाती तौर पे। एक तो ये जो निजाम हैंड पिक्ड बल्दियाती वो जो नुमाइंदे, और वो जो एक बिल्कुल जुगाड़ है, पूरा सिस्टम है, पुलिस है, उसके बाद माशाल्लाह कमिश्नरी निजाम है, डिप्टी कमिश्नर है, उसके बाद इनका अपना मसला है। Who's going to stop them? यहां तो बाबाए कौम भी इलेक्शन लड़े तो वो नहीं जीत सकते। ये मैं कहता हूं ना, ये जुगाड़िए हैं। इन्होंने एक ऐसा भरपूर जुगाड़, और ऊपर से अभी से इन्होंने ढोल पीटना शुरू कर दिया है। 2018 में भी हम जीतेंगे। वो कैसे? तो ये उनकी तैयारी है? नहीं, इस बुनियाद पे वो कह रहे हैं, और पक्का करेंगे। हम तो जी कब से कह रहे थे। एक ये नफ्सियाती जंग भी लड़ रहे हैं, अमली जंग भी लड़ रहे हैं, एक बात। दूसरा, ये कई जगह पे ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन होने जा रही है, जिसमें ये जहां पीटीआई का बहुत वाज़े जोर है, ये पीपल्स पार्टी को भी अकोमोडेट करेंगे। अच्छा, उसका जोर तोड़ने के लिए, क्योंकि अब ये बहुत खौफजदा हैं इमरान से, ये मैं तुम्हें बिल्कुल। अव्वल तो ये इलेक्शन विलेक्शन वाला कत्तन ठूंग होगा, उसकी खौफनाक, मैंने मतलब तय दर तय, फर्स्ट डिफेंस लाइन, सेकंड, थर्ड डिफेंस लाइन, बहुत खौफनाक। इन्होंने जुगाड़ बंदोबस्त इनका पूरा है। कोई न्यूट्रल ताकत अगर इलेक्शन कराती है तो इस मुल्क की बाकी जमहूरी हुकूमतों को कबूल करना चाहिए। रूटीन का जो अरेंजमेंट है उसमें तो भूल जाओ कि वो, मैं अब प्रेडिक्ट कर रहा हूं ये जीत चुके हैं। अच्छा, 2018 वाला। चलिए, उनका प्रेडिक्शन सही है। चले, एक हसन साहब, एक इंग्लिश वीकली में एक आर्टिकल में देख रही थी कि सीपैक से कि कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगा रहे हैं, जबकि महज़ब दुनिया में उन्हें ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है कि ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। नहीं, ये बहुत बुरी तरह वो हो चुका है। ये तो उसका एक पहलू है। हाँ जी, एक और, हाँ बोलो जी, मैं एक और, वो FPCCI की रिपोर्ट है कि 2048 में चाइनीज बलोचियों को अकलियत में बदल देंगे, इतने ज्यादा मेजॉरिटी में। हाँ, ये बात अगर आपको याद हो, जब नया डुगडुगी इन्होंने बजानी शुरू की, आपने बात की थी। हाँ जी, देखो बात सुनो, सीपैक से करोड़ हा गुना ज्यादा गोरा हमें दे गया है। हाँ। हमारा नहरी निजाम दुनिया का अजूबा है, ये 8वां 9वां अजूबा है ये। आपके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, आपके मेडिकल स्कूल्स, आपका जुडिशियल सिस्टम, यू नेम इट, गोरा इतना कुछ देगा। तिबिया कॉलेज जो आपके जाती तिब्बी उलूम के लोकल मकामी, उसको भी बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज किया तो गोरे ने किया। गोरे के इतने बड़े, ये सिर्फ सीपैक पे सिर्फ पैसा और यही सब कुछ नहीं होता। मैंने कहा था कि भाई देखो, आहिस्ता आहिस्ता ने होश आएगी। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे उसमें विजडम है। ये मैं नहीं कह रहा कि ना इतने मीठे बनो कि कोई तुम्हें निगल जाए, बिल्कुल, ना इतने कड़वे बनो कि कोई तुम्हें थूक दे। ये धंधा है, ये कारोबार है, ये दो सके भाइयों के दरमियान भी होता है तो उसमें चौकन्नापन होता है। ये सारे मामलात, ये सीपैक और इससे जुड़े हुए मामलात के जो साइड इफेक्ट्स हैं और जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उन पे नजर नहीं है। जैसे उस जाहिल ज़ियाउल हक की नहीं थी, जो रूस को रोकने के चक्कर में जब उसने किया ना, तब से लेके उसका तैयारा फटने से पहले आज तक, जी, समझ आई, हम भुगत रहे हैं।
जो कुछ हमें दान किया अमेरिकन ने उस चक्कर में, सो कॉल्ड जिहाद के चक्कर में, उससे हजारों गुना ज्यादा पैसा और जिंदगियां हम बर्बाद कर चुके हैं। इसी तरह इस मामले को भी ठंडे सोच पेट, समझ हाँ, के legislation और की जरूरत अपनी है। एक और बात जी। मैं आपको बताऊं, मैंने कॉलम में भी लिखा है कि ये सी पैक के जरिए अपनी फटी हुई तकदीर, सीना, कौम में सी पैकों से नहीं बनती, हम इरिगेशन की वजह से कौम नहीं बन गए। जो गोरा जो कुछ दे गया, जो बहुत कुछ है, उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, वो कभी कौम नहीं बना सका। ठीक है, उसके कुछ और फैक्टर्स हैं, मैं इसकी तफसीलात में अनफॉर्चुनेटली जाना नहीं चाहता। वही है बात, वही इमिग्रेशन वाली, जब कभी वो प्रोसेस मुकम्मल हुआ तो फिर पूरा सच खुल के बात करेंगे। चलो मुझे एक छोटी सी और देखें, मैंने ये जी। इशारे किए थे कि भी देखना, हाँ। अब सिग्नल्स आने शुरू हो गए हैं। ये बिल्कुल, कोयले वाला बात जो होना घर में शुरू कर हो रहे गई हैं, है। वो आ गया जी। सिग्नल एक बहुत सॉलिड बात है। दूसरा आबादी वाला आ गया कि वहां के मकामी बलोचिस्तान के अपने वो माइनॉरिटी में तब्दील हो हो जाएंगे। तो फिर देखते जाओ। चलिए, मैं इस हवाले से एक फीडबैक भी शामिल करूंगी। सी पैक का हमारा एक फीडबैक भी आया, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हम सी पैक की बात हो रही थी, इस हवाले से हमें फीडबैक भी आया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने क्रेडिट दिया था, लेकिन हमें तारिक फाते ने इंडिया से लिखा है कि चाइना पाक रिलेशनशिप के जो फाउंडर हैं वो जनरल अयूब खान साहब थे, ना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो साहब। देखो, दो किस्म की कौमें हैं इस वक्त दुनिया में जिंदा, अगर दूसरी तरह की जिंदगी को जिंदगी कहना है तो। एक है जो जीनियाती जेनेटिक की दुनिया में खेल रहे हैं, बिल्कुल, जिन्होंने भी रिसेंटली इंकशाफ किया है कि आने वाले चंद सालों में, 20, 25, 30 सालों में कोई इंसानी बीमारी ऐसी नहीं होगी जिसका इलाज वो ढूंढ नहीं लेंगे। वो है जीनियाती दुनिया। हम लोग हैं गंडे तावीज की जिन्नाती दुनिया में रहने वाले, अंधे। ठीक है, काम के पीछे पड़ गए, उसके चीजों के साइड इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स हर चीज के होते हैं। दो कौमों का इस तरह मिलना, इतना कुर्बत, उसके रिपरकशंस, उस पर सोचने के लिए इनको अपनी खोपड़ियों पे जोर देना होगा, वरना 30 साल बाद सर पकड़ के बैठे होंगे। हम तो नहीं होंगे, ये सर पकड़ के बैठे होंगी आने वाली नस्लें। अब चलो आगे, ये किसने कहा है? ये तारिक फाते हैं, इन्होंने इंडिया से हमें लिखा है। कोई शहर का भी है, तब पता नहीं, उन्होंने शहर मेंशन अच्छा, ये दरखास्त पहले भी की है दोस्तों से कि भाई प्लीज अपने शहर का आप लिख दिया करें। तारिक साहब की खिदमत में अर्जी है, बात वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते या उन्होंने गौर नहीं फरमाया, ये इनिशिएटिव उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वजीर खारजा अयूब खान के, और बहुत लाडले। वो जुल्फी कहते थे और भुट्टो साहब अयूब खान साहब को डैडी कहते थे। अच्छा, सो बाप बेटे वाला रिलेशनशिप था। ये प्योरली 100% जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इनिशिएटिव था, और उसी का जिसे आशीर्वाद ऑब्वियसली सिंस अयूब खान हैपन टू बी द बॉस, तो भुट्टो साहब ने कहा होगा कि जी ये एक आइडिया है, उन्होंने कहा होगा भी बहुत अच्छा है, गो हेड एंड डू इट। समझ गया? सो टेक्निकली जो बात मैंने की है वो अपनी जगह पे वो जरा थोड़ी गहरी थी, मैं 2 कदम आगे चला गया, लेकिन सतही तौर पे अगर देखा जाए तो बिल्कुल अयूब खान के जमाने में हुआ था। ठीक है, समझ गया वहाँ? ठीक है, आई होप उन्हें क्लियर हो गया होगा। पनामा लीक्स केस की बात करें, उसकी समाअत 4 जनवरी को होगी। नए चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने बेंच तो कायम कर दिया, लेकिन वो खुद इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। आपने इसकी बात ये बात भी की थी तफसील में हमने। न जाओ। नए चीफ जस्टिस जो हैं वो बहुत उनका खूबसूरत, शानदार उनका माजी है, और हमारा ताल्लुक हाल से बनता है चूँकि, तो ये इंतहाई बर वक्त और बेहतरीन फैसला है। खुद नहीं आए वो, जो लोग आए हैं वो बेहतरीन लोग हैं। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वेट फॉर द बेस्ट। उसकी एक चलते चलते मैं बात करूँ जी, ये कौम की समत और स्पीड का तयन करेगा ये फैसला। मैं नहीं जानता, चूँकि लॉ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, राइट और रॉन्ग उन मानों में फैसला कैसा आता है आने के बाद, ओपिनियन आई डोंट नो, मैं इस धंधे को जानता ही नहीं, समझता ही नहीं। बट ये याद रखना, ये फैसला इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होगा। ये इसकी समत और स्पीड कि किस समत में ये मुल्क जाएगा और किस रफ्तार से जाएगा, आबादी की तरफ या बर्बादी की तरफ।
So ये डायरेक्शन क्या होगी और स्पीड क्या होगी ये बताएगा, ये फैसला बताएगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करम करे। चलिए जैसा मुझे और भी सवाल पूछे थे, लेकिन हमें यहाँ अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहिए। लिखना ना भूलिए MM@Jio.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।